Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Nisha Zahid and we welcome you to the webinar conducted by Health Managers Forum run by People's Health Solutions. The topic of today's webinar is the talk of the town and that is COVID-19 vaccination, the current scenario, especially in Pakistan. And the speaker we have with us today to discuss this topic is an intellectual personality. He's working as District Surveillance Officer, Islamabad, and he's none other than Dr. Subhan Lagari. Assalamu alaikum, Dr. Subhan. जी वालेकुम सलाम मैडम. How are you? I'm fine, alhamdulillah, and I hope everyone is okay. Uh, First of all, I'm very thankful that you have joined us. इतने tough schedule से आपने हमारे लिए time निकाला है to talk on this very important topic. तो first of all, हम COVID-19 वैक्सीनेशन से स्टार्ट करते हैं and I would like to know your perspective. आप क्या बताना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को इस वक्त के COVID-19 वैक्सीनेशन क्या है और over to you. जी शुक्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑब्वियसली हम तमाम ऑडियंस को इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में लोगों को बता रहे होते हैं. हेल्थ एजुकेशन जैसे कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोथ फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स एज वेल एज जो हमारी जनरल पब्लिक है. तो ये एक अच्छा फोरम है. इसके थ्रू मैं ऑब्वियसली लोगों को जितना ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ. तो इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है. मैं एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद अगर जितने भी कोई क्वेश्चंस आएंगे या जो भी होगा तो हम उसको टाइम टू टाइम जवाब देंगे. तो स्टार्टिंग हाँ जी, बिल्कुल इंट्रो जहाँ तक है आपने ऑलरेडी मेरा करा चुके हैं डॉक्टर सुभान लगारी, और मैं भी जो है कोविड फोकल पर्सन हूँ इस्लामाबाद का, वैक्सीनेशन और सर्विलेंस का. कोविड वैक्सीन को अगर हम देखें तो कोविड बेसिकली साल से ज्यादा हो चुका है इसको आए हुए, और इसमें केसेस भी अच्छे खासे आ चुके हैं पूरे मुल्क में. 11 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में जो है इन्फेक्ट हुए हैं, और 24 लाख 2.4 मिलियन लोगों की डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड. पाकिस्तान में अगर बात करें 571,000 लोग जो है ना वो इन्फेक्ट हुए हैं, और 12,000 से ज्यादा लोग इनसे उनकी डेथ हुई है. अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर की थी प्रेजेंटेशन, तो डेथ्स 11,000 में थी, 12,000 के स्टार्ट में थी, और अब जो है 2-3 दिन से ये हुआ है कि 4-5 दिन से ये 600 से ऊपर हो गई हैं. वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में स्टार्ट है. उसी तरह पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. 2 फेब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की. उसके बाद 3 फेब से पूरे मुल्क में 2 को उसकी इनॉग्रेशन थी, और 3 से पूरे मुल्क में स्टार्ट हुई है. इस वक्त पाकिस्तान में साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया उसमें दी जा रही है. सेकंड फेजेस में कौन कौन सी आएंगी हम उस पर भी बात करेंगे. इस वक्त पूरे मुल्क में 300 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीन लग सकती है. हम देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, और उसकी बाकी साइड इफेक्ट और हर चीज हम उस पर देखेंगे. कोविड वैक्सीन की टाइप्स होती हैं. ओबियसली हर वैक्सीन की टाइप होती है. कुछ आरएनए वैक्सीन होती हैं, कुछ वायरल वेक्टर्स होते हैं, होल वायरस होता है, प्रोटीन सब यूनिट होता है. जैसे कि कुछ वैक्सीन के नाम ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं, हमने सुने हुए हैं. फाइजर है, स्पुतनिक है, एस्ट्राजेनिका है, साइनोफार्म है, तो ये और जॉनसन एंड जॉनसन. तो इन तमाम कंट्रीज इनकी जितनी भी वैक्सीन हैं उनकी फिर सब टाइप्स होती हैं. आरएनए वैक्सीन में जैसे मॉडर्ना है और फाइजर है. वायरल वेक्टर जो है मैं ज्यादा बात करूंगा कैंसाइनो और एस्ट्राजेनिका की, क्योंकि आगे चल के हमने इस पे बात करनी है जो पाकिस्तान में आ भी रही हैं. होल वायरस में हम अगर बात करें तो साइनोफार्म है, और इसी तरह प्रोटीन जो है सब यूनिट्स में. इनकी कितनी इफेक्टिविटी है और किस हद तक ये जो है स्टोर किए जा सकती है, और बाकी चीजें हम ऑब्वियसली आगे देखेंगे. सबसे पहले इसमें जो है एस्ट्राजेनिका है. मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वायरल वेक्टर है. मॉडर्ना आरएनए, फाइजर में भी आरएनए है, और स्पुतनिक में वायरल वेक्टर है. साइनोफार्म में हम इसके बाद देखेंगे. जो इन तमाम वैक्सीन में चीज कॉमन है वो ये है कि इन दोनों तमाम वैक्सीन में 2-2 डोजेज लगेंगी, 3rd to 4th वीक के दरमियान में लगेंगी. अब आती है इसकी इफेक्टिविटी. एस्ट्राजेनिका 62 to 90% के दरमियान में है. डिफरेंट कंट्रीज में इसकी इफेक्टिविटी डिफरेंट आई है. हम ऑब्वियसली इसको फिर डिटेल में भी देखेंगे कि क्या रीजंस हैं. मॉडर्ना की जो है वो 95 है, फाइजर की 95 है, और स्पुतनिक की 92 है. एस्ट्राजेन जो है हमारी साइनोफार्म है उसको मैंने अलग रखा है क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान में दी जा रही है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. स्टोरेज जो है वो सबसे बड़ा मसला है कुछ वैक्सीन के लिए. फाइजर और मॉडर्ना इसकी इफेक्टिविटी सबसे ज्यादा है.
95%। बट इसका इशू ये है कि इनकी स्टोरेज के लिए -70 और -20 डिग्री चाहिए। स्पेशली डेवलपमेंट जो जितने भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल फेडरल एपीआई में आती है और वहाँ से हमने बलूचिस्तान में वैक्सीन पहुंचानी है, केपीके में पहुंचानी है, इंटीरियर सिंध में पहुंचानी है, वजीरिस्तान और फाटा जो पहले जो एरियाज थे गिलगित में पहुंचानी है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली -70 के लिए। तो ये कहा जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए मोस्टली जो स्पुतनिक है या साइनोफार्म है, एस्ट्राजेनेका, ये वैक्सीन जो है ना ज्यादा बेहतर है क्योंकि टेम्परेचर इसमें वो इजी होता है। जहां तक प्राइसिंग की बात है तो उसमें भी अगर देखें हम तो मॉडर्ना और फाइजर ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द अदर्स। अब इसमें हम देखेंगे साइनोफार्म को। साइनोफार्म वैक्सीन बेसिकली पाकिस्तान में 2 फरवरी से आई है और पूरे मुल्क में साइनोफार्म लगाई जा रही है। ये बीजिंग इंस्टीट्यूट है जिसने ये वैक्सीन बनाई है और इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है वीरोसेल से, जैसे मोस्टली और भी बहुत सारी वैक्सीन बनाई जाती हैं। इनएक्टिवेटेड वायरस और जो ये टेक्निक है और भी बहुत सारी वैक्सीन में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे रेबीज वायरस, रेबीज की वैक्सीन है, जबकि आरएनए वायरस वाली थोड़ी सी टेक्निक नई है और उसकी बहुत सारा लिटरेचर जो है अभी स्टिल उस पर जरूरत है। जहां तक इसकी इफेक्टिविटी की बात है तो 79.34% चाइना ने इसकी इफेक्टिविटी अपनी बताई स्टार्ट में, जब यही वैक्सीन यूएई में गई और वहां पे इनका जो इफेक्टिविटी आई वो 84% आई। स्टोरेज 2 to 8 बहुत इजी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी पोलियो कैंपेन्स कर रहे हैं और पोलियो जो वैक्सीन है उसका भी टेम्परेचर यही होता है, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। बेसिक इन्फो ऑब्वियसली इसकी दो जो है ना फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर है, अगेन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीन पूरे मुल्क में दी जा रही है। फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की वेबसाइट पे भी दी गई है और तमाम जो प्रोविंसेस थे उनको भी दी गई थी। उसमें वो लोग जो कोविड वार्ड्स में काम करते हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में काम करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं, लैब्स और एम्बुलेंस सर्विसेज, ये तमाम लोग फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो इन तमाम लोगों को वैक्सीन पहली फेज में लगनी है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है आरएमएस पे मोस्टली वो क्लोज हो चुकी थी, लेकिन कल हमने रिक्वेस्ट की है और एनसीओसी में ये रिक्वेस्ट अप्रूव भी हुई है कि 2 दिन के लिए मजीद इसको एक्सटेंड किया गया है कि कोई फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर जिसने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये यही चैट जहाँ पे चल रही है तो इसके कमेंट्स में जाके मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा, वो बड़ा इजी सा काम है। सेकंड फेज में जो 60+ लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है और उनका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। व्हाट दे हैव टू डू, सिंपली उन्होंने अपना CNIC जो है वो सेंड करना है 1166 पे और उनको रिप्लाई आएगा कि आपकी इंफॉर्मेशन जो हम तक आ चुकी है। जैसे ही सेकंड फेज स्टार्ट होती है जो कि मार्च में इंशाल्लाह स्टार्ट होती है, तो उनको फिर शेड्यूल मिल जाएगा कि आपका फलां डेट को फलां हॉस्पिटल में वैक्सीन लगनी है और अब वो जाके वहां से वैक्सीन लगवा सकते हैं। कंपोजिशन ऑब्वियसली इनएक्टिवेटेड वायरस से मैं पहले बात कर चुका हूँ। 0.5 ml जो है इसकी डोज होती है। एक वायल में एक ही डोज आती है। पहले ये था कि प्री फिल्ड आएगी, बट फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया कि सिंगल वायल आती है, हर वायल में एक ही डोज होती है। सेकेंड डोज जो है 3 to 4 वीक्स, मोस्टली हम उनको कहते हैं कि 21 दिन के बाद आके सेकेंड डोज लगवाएंगे। ऑटोमेटिकली मैसेजेस आएंगे और सेकेंड डोज का भी आएगा, पहली डोज का भी आएगा। सेकेंड डोज के बाद वो वेबसाइट पे जाके अपना जो है सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं दैट दे आर वैक्सीनेटेड। इंडिकेशंस क्या हैं, नॉर्मल 18 to 60 ईयर जितने लोग हैं उनको लगेगी, डेल्टाइड पे लगेगी 90 के एंगल पे, ये टेक्निकल चीजें हैं सारी। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है ये ज्यादा अहम है। इंडिविजुअल्स हु आर 60+, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। ये वैक्सीन का मतलब साइनोफार्म है। 60+ को जो वैक्सीन लगेगी वो कैंसाइनो और एस्ट्राजेनेका जो 1 मार्च से आ रही है। तकरीबन इसमें 17 मिलियन जो है गवर्नमेंट परचेज कर रही है और तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी। दूसरी कंट्रा इंडिकेशन ये हो सकती है कि कोई बंदा जो कोविड पॉजिटिव है उसको वैक्सीन नहीं लगेगी जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता, या कोई क्वारंटाइन में है 14 डेज तक उसको वैक्सीन नहीं लगेगी। प्रेग्नेंट लेडीज उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनसे रिलेटेड अभी तक लिटरेचर जो है उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है।
जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, बट अभी के लिए इन दोनों को भी वैक्सीन नहीं लगेगी। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कैंसर्स के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, या जितने भी कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज या इस तरह की जो मेडिसिन ले रहे हैं इम्यूनो सप्रेसेंट, तो वो भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके अलावा जिनमें काशन की जरूरत है, मैं पहले बता चुका हूँ, लैक्टेटिंग मदर है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं और कार्डिक इश्यूज हैं। जिनको नहीं लग सकती उसमें एक चीज और ऐड करनी है, वो एस्थमेटिक है, जो एस्थमेटिक है उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, और वो तमाम लोग जिनको कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो वो लोग भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हाउ टू रजिस्टर बहुत इजी है। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें जाके उन्होंने अपने आप को अपलोड करवा लेना है। नॉन फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर जो 60+ हैं, उन्होंने अपना CNIC नंबर जो है वो सेंड करना है 1166 पे, मैसेज आ जाएगा, और फिर जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, शेड्यूल स्टार्ट होगा, तो उनको 4 डिजिट का एक कोड मिलेगा। दे विल गो टू द हॉस्पिटल, वहां पे अपना CNIC दिखाएंगे, वो एंटर करेंगे, उसके बाद उनसे कोड मांगा जाएगा जो कि कॉन्फिडेंशियल होगा। वो कोड वो उनको दिखाएंगे वैक्सीन काउंटर्स वालों को, वो वेरीफाई करेंगे, फिर उनको वहां पे वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा वो वहीं पे ऑब्जर्वेशन में बैठेंगे, एंड देन दे विल कम टू देयर होम और व्हाटएवर। 21 दिन के बाद उनको फिर मैसेज आएगा सेकंड डोज के लिए, और फिर वो उसी तरह जाएंगे, उनको एक नया कोड दिया जाएगा, और इसी तरह ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ऑब्वियसली विल टॉक। वेरी कॉमन इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो वही पेन है। नॉर्मल हम कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका पेन होता है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी वैक्सीन हम लगाते हैं, से हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाते हैं, कोई भी जब वैक्सीन लगती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, बहुत सीवियर नहीं लेकिन मामूली जरूर आते हैं। हेडेक, फीवर, पेन, ये चीजें तो नॉर्मल है। नॉर्मल से कहने का मतलब है कि रूटीन में हम ये कोई भी वैक्सीन लगाएं तो ये चीजें आ सकती होती हैं, इसी तरह इस वैक्सीन में भी ये चीजें आएंगी। कॉमन में ट्रांजिएंट फीवर हो सकता है, फैटीग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डायरिया, रेडनेस, इचिंग वगैरह। अनकॉमन या वेरी रेयर सिम्टम्स जो आ सकती हैं, वो स्किन रैश हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, मसल पेन है, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, इचिंग है, ये तमाम चीजें। बट अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट आया है, चाहे वो पेन है, तो वो उसी वक्त, उसी आधे घंटे में आपने वैक्सीन काउंटर वालों को बताना है, और वो उसको एंटर करेंगे। ऑब्वियसली इसका ये फायदा होगा कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा कि कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप में आ रहे हैं, और क्या वहां पे वैक्सीन जो उसकी स्टोरेज है उसका इशू तो नहीं है, तो वो आपने जरूर वहां पे एंटर कराना है। आधे घंटे के लिए आपने ऑब्जर्वेशन के लिए रहना है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन ऑब्वियसली लेंगे। मेन जो बेसिक इन्फो थी वो यही है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हम उस पे जाएंगे। जी ठीक है जी, बहुत ही अच्छा, आपने हमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो तो सारी दे दी। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे बहुत ही हाँ, जो लेमैन है उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी मैं आपसे थोड़े से वो करना चाहूंगी। एक तो ये चीज है कि डेफिनेटली वैक्सीन बड़ी जल्दी बनी है एज कम्पेयर टू द वैक्सीन जो आज से पहले बनती रही हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम लोगों ने कोविड की जो वैक्सीन बनाई है वो विद इन 1 ईयर जो है वो बन चुकी है, ठीक है, लगना शुरू हो गई है, उसके ट्रायल्स हुए, सब चीजें बड़ी जल्दी जल्दी हुई। तो एक ये भी मिथ है कि क्योंकि ये बहुत जल्दी बनी है इसलिए ये इफेक्टिव नहीं है, ये सही चीज नहीं है, और इसका कुछ ना कुछ इशू है, ठीक है। तो एक ये वाली मिथ है, तो आप मुझे जरा पहले इसके बारे में बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा देखें, जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो वो ट्रायल से गुजारी जाती है। पहले फर्स्ट ट्रायल होता है, फिर थर्ड होता है, हर ट्रायल में पहले से ज्यादा लोगों पे टेस्ट की जाती है। जब वो टेस्ट की जाती है उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जब वो जो ट्रायल है वो पास होती है, मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं होते, फिर वो नेक्स्ट फेज में जाती है। तो इसी तरह इन तमाम वैक्सीन का, चाहे वो फाइजर की है, चाहे मॉडर्ना है, चाहे साइनोफार्म है, चाहे एस्ट्राजेनिका है, व्हाटएवर, तमाम के क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए और पूरी दुनिया में किए गए। कैंसाइनो, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनिका, इनके जो ट्रायल्स हैं वो पाकिस्तान में भी की, कराची यूनिवर्सिटी की मदद से, शिफा की मदद से, आगा खान की मदद से, इन तमाम वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में भी किए गए हैं, UAE में किए गए हैं, इजिप्ट में किए गए हैं, टर्की में किए गए हैं, और इसी तरह बाकी वैक्सीन के अगर देखें तो यूरोप में भी किए गए हैं। तो इन्होंने तमाम वैक्सीन ने वो ट्रायल्स पास किए हैं, जैसा कि कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो वो ट्रायल पास करती है। तो ये तमाम क्राइटेरियाज को इसने पूरा किया है, और उनको पूरा करने के बाद ये वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, और उसके बाद ही ऑब्वियसली ये जो है मार्केट में आई है। और इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है
कि जल्दी में हुई है, डेफिनेटली जल्दी में हुई है। हम एक पैंडेमिक में थे और पैंडेमिक में इसी तरह चीजें आती हैं, तो ये सारा कुछ सेफ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, एक मिथ तो हमने बस्ट कर दिया है अपने फोरम से यहाँ पर कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी में बनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीज है, ठीक है। दूसरा तो हमारे पास तो मिथ्स की पाकिस्तानियों के पास एक पूरी लंबी लिस्ट है, क्योंकि हम लोग रहते हैं डिनाइल में। जब कोविड आया तो भी हम डिनाइल में थे, कोविड है ही नहीं। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी एफर्ट से गवर्नमेंट ने और बाकी भी हम लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट कराने की कोशिश की लोगों को कि भाई कोविड है, ख्याल रखना है, हो रहा है, वाकई की बीमारी का वजूद है। तो जाके लोग अब किसी हद तक ये मानना शुरू है, लेकिन अभी भी हमारा एक पोर्शन ऐसा है लोगों का जो बोलता है कि भाई कोविड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वैक्सीन आई है तो उसके भी मतलब मैंने बड़े बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि वैक्सीन सही चीज नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज मिलाई हुई है, कोई चिप डाली हुई है, कोई पता नहीं, मतलब कितनी हमारे पास बातें हैं करने के लिए। और इसी तरह की बातें आगे कम्युनिकेट की जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो जरा इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। अच्छा देखिए मैडम, डिफरेंट वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, तो हर सोशो पॉलिटिकल कल्चर में डिफरेंट मिथ्स आते हैं। इसी तरह हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली कुछ मिथ्स जो है वो परमानेंट है। चाहे वो पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो जाए, चाहे वो टाइफाइड कैंपेन स्टार्ट हो जाए, चाहे वो कोविड वैक्सीन की कैंपेन स्टार्ट हुई है, तो वो मिथ्स सेम है। अगर आप देखें तो तकरीबन सेम है। फर्स्ट चीज, जितनी भी वैक्सीन हैं, अगर मैं साइनोफार्म की बात करूं, एस्ट्राजेनेका की बात करूं जो पाकिस्तान में लगने वाली है, इन दोनों को पाकिस्तान की टॉप जो यूनिवर्सिटीज की लैब्स है उन्होंने इनको चेक किया है। इनके ट्रायल्स अप्रूव हुए हैं, इनमें कहीं किसी भी वैक्सीन में कोई चिप नहीं नजर आई और ना ही किसी में कोई चिप है ऑब्वियसली। दूसरी जी मैडम, शुक्र, एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर जी यू। सॉरी, हाँ जी, बोले। आप बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की। देखिए हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है बहुत सारे डिजीजेस में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी कोविड की बात करूं तो कुछ कंट्रीज में ये स्टार्ट किया गया था, एक उसमें स्पेसिफिक परसेंटेज को जब कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है कि वो हर्ड इम्यूनिटी आती है, या फिर वैक्सीनेशन मोर देन 90%, 95% लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो उसके बाद भी एक हर्ड इम्यूनिटी आती है। तो हर्ड इम्यूनिटी, मैं क्वेश्चन नहीं सुन सका था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था हर्ड इम्यूनिटी का, अगर वो एक बार रिपीट कर दें तो। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था, प्लीज कमेंट ऑन हर्ड इम्यूनिटी, हाउ विल द वैक्सीनेशन हेल्प इन डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा देखिए, अगेन फॉर एग्जांपल मैं पोलियो की बात करता हूँ, तो पोलियो में अगर मुसलसल एक मखसूस प्रोपोर्शन होती है 95% या उससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 90% उनको वैक्सीनेशन होती है, तो उसके बाद वो लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं। बट कोविड में ओबियसली हर्ड इम्यूनिटी इसमें आना थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह की डिजीजेज में। वैक्सीनेशन सबको करवानी पड़ेगी, बट अगर फॉर एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 21 करोड़ है। हाँ, अगर आप ये कहो कि 16-17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी तो उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा सकते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअली सबको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। जो ये चाहता है कि वो इम्यून हो, तो वो हर्ड इम्यूनिटी का वेट करने के बजाय इट्स बेटर कि वो खुद वैक्सीन लगवाए। और ऑब्वियसली हम जैसे कंट्रीज में इतनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगना इतना इजी नहीं है। अभी 17 जो मैंने पहले कहा है मिलियंस डोजेस की गवर्नमेंट ने परचेज की है, वो भी ऑब्वियसली फेजेस में आएगी, सारी एक साथ नहीं आएगी। इस वक्त जो हमारे 60 प्लस लोग हैं, वो तकरीबन आई थिंक 8 मिलियन से ज्यादा है, 8 to 9 मिलियन से ज्यादा है पाकिस्तान में। तो उन लोगों को वैक्सीन लगेगी, और हमें ये लग रहा है कि कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगी 50 प्लस की, फिर 40 प्लस की, फिर 30 प्लस की। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है, अगर आप उसको देखें तो कम से कम उसके लिए 2-3 साल चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अरसा है। उसके लिए बेहतर है कि आप वैक्सीन पहले करवाएं। ठीक हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि इन फ्रंट लाइन, आयशा पूछ रही है, इन फ्रंट लाइन वर्कर्स द सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल्स आर एलिजिबल फॉर कोविड वैक्सीन, जो सपोर्टिंग स्टाफ है हॉस्पिटल्स के अंदर। सारे देखें, जब हेल्थ केयर वर्कर्स की बात आती है, जब मैंने बात की पहले के कोविड वार्ड में काम करने वाले, तो उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सेज हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें स्वीपर है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें सैंपल कलेक्ट करने वाला है, उसमें लैब वाला है, उसमें एम्बुलेंस जो उसको शिफ्ट कर रही है, एवरीवन, हर कोई फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में शामिल होता है और सबको वैक्सीन लगनी भी है और लग भी रही है। ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजे का है। उन्होंने बोला है कि डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट आर्टिकल अबाउट वैक्सीन बाय ईरान, जिसमें उन्होंने ये बोला है दैट कोविड वैक्सीन टर्न अ मैन इनटू गे, इट हैज टेंडेंसी टू टर्न अ मैन इनटू गे। ये अभी बड़ा हाँ वायरल हुआ हुआ था ये। देखें, मैंने शुरू में बात की थी कि कुछ कंट्रीज में जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। हमारे कल्चर में कुछ मखसूस प्रोपेगेंडे हैं जो बहुत चलते हैं। सबसे पहली चीज यही इनफर्टिलिटी हो गया, ये जो आपने बोला बिल्कुल गेरिज्म हो बिल्कुल। गया। ये चीजें सबसे ज्यादा हमारी कंट्रीज में प्रोपेगेंडा किसी भी चीज के खिलाफ अगर करना है आपने तो सबसे पहले आप इसी चीज को पकड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी से फैलता है। पोलियो के अगेंस्ट भी यही प्रोपेगेंडा पोलियो, होता रहा है। दैट्स हाँ व्हाट आई एम बिल्कुल। सेइंग, पोलियो में भी यही यूज किया गया है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके पीछे बहुत पॉलिटिकल रीजंस हैं। ईरान के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं वैक्सीन की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें और हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जब कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो लोग लगवा रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। ये जस्ट एक और प्रोपेगेंडा है, जस्ट अपना एक जो क्लेम है उसको बेचने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे भी जो रिलीजियस सेक्ट जो होते हैं हमारे, हालांकि हम देखते हैं कि पोलियो की भी अगर बात करें तो बड़ा मौलवी हजरात का अक्सर बयान जो है वो आ रहा होता है टीवी के ऊपर भी कि लगवाएं अपने बच्चों को। फिर भी जो है वो एक सेक्ट अलग रहता ही है जो अपोज करता है इन चीजों के, वैक्सीनेशन से चीजें खराब होंगी, और जब वैक्सीनेशन नहीं थी तब भी तो सब ठीक होता था। तो इस तरह की चीजें एक हैं जो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट चल रही हैं। अब चाहे हम उसको रिलीजियस सेक्ट बोलें या हमारा एक मतलब एक ग्रुप है जो कि ये चीजें सोचता है और इन चीजों को आगे प्रोपेगेट भी करता है, राइट? जी, ऑब्वियसली वो ग्रुप है। और अगेन जब हम मीडिया पे लोगों को लेके आते हैं कि वो एडवोकेसी करें, तो उसमें किस किस बंदे को पिक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कम्युनिकेशन है, हेल्थ कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने मोस्टली हमारे पास 4-5 लोग हैं जो कि ऑब्वियसली एक ओपन माइंडेड हैं और अच्छे ख्यालात रखते हैं, तो हर कैंपेन में हम उन्हीं को आगे लेके आ जाते हैं। तो जो एक बहुत ही रिजिड हमारा तबका है ना, वो उनकी बात को शायद उतना नहीं समझता या नहीं सुनता। उनको ये लगते हैं कि शायद ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। तो जरूरत ये है कि जो खास तबका है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, हम्म। मखसूस कुछ सेक्ट्स हैं या सब सेक्ट्स हैं, तो उनको अगर हम पिन पॉइंट करके सामने लाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा होगा। हाँ, मतलब उन्हीं के बड़े अगर उनसे ये बात कहेंगे तो शायद उनको जी समझ आ जाएगी, लेकिन कोई जी। और कहता है तो फिर वहां पे अलग चीजें आ जाती हैं कि नहीं ये तो शायद हमारे सेक्ट के नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, या गवर्नमेंट के साथ है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, गवर्नमेंट का कितना रोल रहा है इस चीज के अंदर? डेफिनेटली बहुत रोल है कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस भी दी है, वैक्सीनेशन के लिए भी काफी काम कर रहे हैं, लेकिन एक ये भी ख्याल है कि शायद जो सबसे बुरी वैक्सीन है वो पाकिस्तान आ रही है, कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हमें मुफ्त में वो चीजें दी जा रही हैं जो हर जगह से रिजेक्टेड है, या अच्छी चीजें तो यूरोप और अमेरिका की तरफ है और हमें नहीं अच्छी मिल रही। तो जरा इस पर भी थोड़ा सा बताइए। जी, अगेन मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हो हमारी कौम को, तो थोड़ा सा हम उस पे डाउट करते हैं। जहाँ तक इस वैक्सीन की बात है, यूएई एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काउंट नहीं होता, वो डेवलपिंग कंट्री नहीं है, लेकिन उसमें ये वैक्सीन लग रही है। ठीक है, मलेशिया एक डेवलप कंट्रीज में ऑब्वियसली उस दौड़ में आता है। टर्की एक बहुत ही डेवलप कंट्रीज है, प्रोवाइडेड कि थोड़ी बहुत जो उन पे रिस्ट्रिक्शंस आई हैं कुछ अरसे में, अदरवाइज वो भी एक बहुत अच्छा कंट्री है। इजिप्ट भी एक बहुत अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज में, थोड़ा सा आगे आप कहें तो उन कंट्रीज में आता है। तो ये वो तमाम कंट्रीज हैं जहाँ पे ये वैक्सीन यूज हो रही है। खुद चाइना में ये लोग, जो जितने भी वो लोग हैं जो बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, वो ये वैक्सीन लगा के जा रहे हैं। तो या तो हम ये कह दें कि चाइना खुद डेवलपिंग कंट्री है जो कि नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है, या हम ये कह दें कि यूएई जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, हालांकि एवरीवन नोज। तो डेवलपिंग कंट्री वाली बात तो खत्म हो गई। दूसरी बात इसकी इफेक्टिविटी की, अगेन चाइना के अपने लोग जो है वो ये वैक्सीन यूज कर रहे हैं, ओबियसली कैंसाइनो भी यूज कर रहे हैं और ये भी यूज कर रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी कंट्रीज हैं ये वैक्सीन यूज कर रही हैं और इसकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जहां तक बात यूरोपियन वैक्सीन की बात आती है, फाइजर की, मॉडर्ना की, इनकी मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनकी स्टोरेज -70 डिग्री पे है, और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि हम 70 डिग्री पे वैक्सीन को स्टोर करें और उसको ट्रांसपोर्ट भी करें। अब मैंने इस्लामाबाद से वैक्सीन वजीरिस्तान में शिफ्ट करनी है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं वो -70 डिग्री वहां तक मेंटेन हो, और उस हेल्थ फैसिलिटी में भी बैकअप उनके पास हो कि वो -70 पे रहे।
ये सिर्फ वजीरिस्तान की बात नहीं है, बलूचिस्तान की बात है, इंटीरियर सिंध की बात है, साउथ पंजाब की बात है, स्कर्दू की बात है, गिलगित, चिनाब, अब कहीं पे भी चले जाएं, चित्राल, जहां भी चले जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं वो ये वैक्सीन यूज कर रही हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है that what steps has the government taken to ensure that the vaccines we are getting are genuine? अच्छा देखें, जेन्युइन अगेन वैक्सीन जो है, इट्स नॉट लाइक कि हम किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके वैक्सीन ले रहे हैं। कंट्री टू कंट्री वैक्सीन आ रही है। बीजिंग इंस्टीट्यूट जो है जो वैक्सीन बना रहा है, दोनों वैक्सीन कैंसाइनो और साइनोफार्म जो वैक्सीन हैं, पूरी दुनिया इसको जानती है। तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू ये आई है, इसको रिसीव भी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने किया है। तो ये वही वैक्सीन है जो प्रॉपरली बीजिंग इंस्टीट्यूट बनाता है और वो डायरेक्ट यहाँ पे आती है। तो इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी हैंडलिंग किस तरह से है, गवर्नमेंट उसको कैसे इंश्योर कर रही है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट पहले सबसे पहले वैक्सीन आती है हमारी फेडरल ईपीआई में जो इस्लामाबाद में है। यहाँ से तमाम प्रोवेंसेज में वैक्सीन जाती है प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। सिंध में और दूसरे कंट्रीज, दूसरे प्रोवेंसेज में वो बाई एयर जाती है, और जो नियर बाई एरियाज है वहां पे बाय रोड जाती है, और दोनों कंडीशंस में प्रॉपर सिक्योरिटी आर्मी इसको प्रोवाइड करती है। वहीं से वो प्रोवेंशियल जो स्टोर है वहां पे जाती है, उधर से फिर सेम सिक्योरिटी के साथ वो डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स में जाती है, डिस्ट्रिक्ट स्टोर से वो फिर हेल्थ फैसिलिटीज में जाती है। हेल्थ फैसिलिटी पे भी मोस्टली पे उन्होंने वहां सिक्योरिटी बिठाई हुई है, और उसकी हैंडलिंग का सिर्फ एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी का लॉग इन आईडी होता है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। इन केस अगर कुछ होता है तो वो ऑब्वियसली 1% रिस्पॉन्सिबल है, एंड ही नोज, उसका भी ऑब्वियसली ऑडिट होता है, टाइम टू टाइम चेक होता रहता है। ठीक है, मतलब पूरा एक सिस्टम है, डेफिनेटली कोई ये छोटी चीज तो नहीं है कोविड की वैक्सीन। बट फिर भी आपको नहीं लगता कि कुछ हमारे पाकिस्तानी जो है वो बीच में से कोई रास्ता निकाल ही लेंगे करप्शन का, और अपने मतलब अपने लोगों तक ये चीज पहुंचाने का, और गरीबों तक नहीं पहुंचे या मुफ्त नहीं जाए, इसका कोई रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे, हम बड़े टैलेंटेड जी हैं नहीं? जी, मिस यूज का ऑब्वियसली रास्ते होते हैं, बट सिस्टम इससे ज्यादा फाइन नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ सिस्टम होता क्या है। मैंने अपने नाम की वैक्सीन करानी है, तो सबसे पहले मैं अपने हॉस्पिटल के थ्रू अपनी एंट्री करवाऊंगा। एंट्री के बाद मेरे फोन नंबर पे मेरा कोड आएगा, वो कोड 4 डिजिट्स का सिर्फ मेरे पास आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। जब मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगा तो पहले सीएनआईसी चेक करवाऊंगा, उसके बाद वो कोड कंपलसरी है, उसके बगैर वो जो सिस्टम है, ऐप है, उससे आगे जा ही नहीं सकती। वो कोड मैं बताऊंगा तभी वो वैक्सीन इलाउ होगी। जितने लोग शेड्यूल होंगे उतनी वैक्सीन इशू होगी, उससे ज्यादा इशू नहीं हो सकती। एक वैक्सीन जब मैं कोड एंटर करता हूं तब भी वो वैक्सीन एक इशू होगी फॉर मी, और मेरे सामने वो वैक्सीन लग जाएगी। तो वो कोड्स थोड़ा सा ऑब्वियसली मेरे पास ही हो सकता है। इसमें 2-3 रास्ते हैं, आई डोंट नो मुझे वो बताने चाहिए या नहीं। एक तो ये है कि हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे कोई ऐसा बंदा अपना नाम एंटर करवा देता है जो हेल्थ केयर वर्कर नहीं है ऑब्वियसली, तो उसमें पूरे मुल्क में हमने ये अंदाजा लगाया था कि 5 लाख जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तो ऑब्वियसली 5 लाख को उसका ऑडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन बंदा वाकई हेल्थ केयर वर्कर है, कौन नहीं है। उसमें ये हो सकता है कि सीएनआईसी, अच्छा दूसरी चीज, जो वैक्सीन जहां पे लग रही होती है वहां पे उनको एक्सेस नहीं होती, सिर्फ नाम पता होता है, उसका सीएनआईसी पता नहीं होता। तो अगर मेरे पास कोड तब आएगा जब मुझे सीएनआईसी पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 2 डिजिट होंगे कि जो फला बंदा आ रहा है, फला फॉर एग्जाम्पल माजिद नाम का कोई बंदा है, उसके सीएनआईसी के पहले 2 डिजिट ये है बस। जब तक मेरे पास कंप्लीट सीएनआईसी नहीं होगा मैं उसको कोड रिट्रीव नहीं करा सकता। तो काफी हद तक अच्छा सिस्टम है, बट यस थोड़ा चांस रह जाता है उसमें मिसयूज का, पूरी दुनिया में ही होता है। लूप होल्स तो देखें हर सिस्टम में होते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और वैसे भी ये तो इनिशियल फेज है, अब आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ये भी बेटर होगा इंशाल्लाह। ये भी आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी गवर्नमेंट की, कि जितना रेगुलेट इन्होंने किया है वो उतना रेगुलेट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो मुश्किल ही होती है इस तरह की चीजें, सिस्टम बनाना और उसको यूज करना। ओके, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। पीपल आर स्टिल अनश्योर रिगार्डिंग गेटिंग वैक्सीनेशन डन, लाइक दे बिलीव इट विल गिव अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। So what's your take on this? देखिए अगेन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई 1 लाख से थोड़े से कम लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। मुझे भी वैक्सीन लगी है, काफी टाइम हो गया, लगी 2 हफ्ते होने वाले हैं उसको वैक्सीन लगे हुए, और मुझ में अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं सामने बैठा हूँ। इसी तरह पूरे मुल्क में लोगों को वैक्सीन लगी है। अगेन पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है,
जो बहुत सारी वैक्सीन में होता है। वेरी अनकॉमन सिम्टम्स में एडवर्स इफेक्ट में डिजीनेस, ड्रॉजीनेस और पल्पिटेशन हल्की फुल्की, जो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए होती है। उसके अलावा कोई भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं आया। और ये जो बेसिकली साइनोफार्म है, इनएक्टिवेटेड है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस जितने भी वैक्सीन जितनी भी होती हैं, उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हमेशा कम होते हैं, क्योंकि वायरस इनएक्टिवेटेड होता है। तो वो ना तो कोविड कर सकता है और ना ही उसके कोई खास एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो नो डाउट इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती हैं वो सबसे सेफ होती हैं, और जो साइनोफार्म है वो वही है। ठीक है जी, ओके। इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस नेसेसरी इवन आफ्टर गेटिंग शॉट्स ऑफ वैक्सीन? यस, इवन अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो उसके बावजूद उसके बाद भी आपको तमाम प्रिकॉशंस करनी है। रीजंस मैं बता दूंगा। कैंसाइनो की बात करते हैं, जिसकी हमने पाकिस्तान में भी काफी हद तक ट्रायल्स वगैरह किए गए। 70% लोगों को ये इम्यूनिटी देती है अगेंस्ट माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, और 100% को ये इम्यूनिटी देती है टुवर्ड्स सिवियर सिम्टम्स। क्या मतलब कि जो इसने वैक्सीन लगाई है उनमें से 70%, 100 में से 70 लोग वो होंगे जिनको माइल्ड और मॉडरेट क्या बिल्कुल ही कोविड नहीं होगा। 30 लोग वो होंगे जिनको अगर कोरोना होता है तो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स रहेंगी, अलबत्ता सिवियर सिम्टम्स किसी में नहीं आएंगी। तो वो जो 30% है कि उनको माइल्ड सिम्टम्स भी ना आए, तो उसके लिए बेहतर है कि वो प्रिकॉशंस अपनी कंप्लीट करें। आपको वैक्सीन लगी है, नहीं लगी, पहली डोज लगी है या दोनों डोज लग गई है, आपने मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, सैनिटाइजर भी यूज करना है, हैंड वॉश भी करना है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, वेरिएंट्स आपको पता है आ रहे हैं, अफ्रीका में एक वेरिएंट आया, यूके में एक वेरिएंट आया। अब हमने जो वैक्सीन बनाई है वो उन वेरिएंट्स के साथ कैसे कॉम्बैट करेगी? क्योंकि अगर कोई और वेरिएंट आ जाता है तो जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है उसको भी कोरोना हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनके वेरिएंट दूसरा है, तो फिर वहां पे क्या फायदा रह जाता है इस वैक्सीन का? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, अगर आपका सिंपल जवाब, चाहे उसकी सेकंड स्ट्रेन आई है, थर्ड स्ट्रेन आई है, तो ये तमाम स्ट्रेन के लिए बेनिफिशियल है अभी तक। एक चीज। दूसरी चीज देखें, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है ये बेसिकली मेमोरी सेल्स को एक उसको मेमोरी दे रहा होता है कि ये वायरस आएगा तो इस टाइप का होगा। जैसे आप ऑब्वियसली टी सेल्स हैं और हमारे मेमोरी सेल्स हैं, तो वो मेमोरी को नेक्स्ट टाइम यूज करता है कि अगर उसको दूसरा कोविड उसके अंदर आता है तो वो बेसिकली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और रिस्पांस टाइमली करता है। तो दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ द वैक्सीन। अगेन, जितने भी स्ट्रेन्स आई हैं, जितना भी लिटरेचर अभी तक अवेलेबल है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि वैक्सीन बहुत जल्दी बनी और इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली टाइम के साथ मजीद आता जाएगा। तो अभी तक के लिटरेचर के मुताबिक ये जितने भी स्ट्रेन्स आए हैं सबके खिलाफ ठीक है, सबके खिलाफ मतलब इफेक्टिव है ये। ओके, इक्वली इफेक्टिव है। अच्छा, तो इसके अंदर फिर हम डेवलपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर टाइम टू टाइम, आई थिंक इसमें डेवलपमेंट्स फिर होती रहेंगी, है ना? इस वैक्सीन को बेटर जी करते रहेंगे। जी, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और 60 प्लस के लिए साइनोफार्म की बात कर रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट कितना है ये अभी लिटरेचर में नहीं है। बट विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे लिटरेचर में चीजें आएंगी तो हम इसमें मजीद ऑब्वियसली मॉडिफाई भी होगा। सही है। अच्छा जी, कैन वी बी होपफुल दैट वैक्सीनेशन विल बी इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग कोविड-19 लाइक स्मॉल पॉक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें, अगेन, कोविड-19 वैक्सीन अगर आपके पास ना भी हो, तो अगर आप न्यूजीलैंड की एग्जांपल दें, मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूंगा। रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये तब फैलती है जब एक कोविड पॉजिटिव पर्सन उसका इंटरेक्ट होता है दूसरे के साथ। अगर हम इसकी चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर दें, फॉर एग्जांपल जितने भी कोविड पॉजिटिव हैं उनको टाइमली हम अगर सेपरेट कर दें, क्वारंटाइन कर दें, आइसोलेट कर दें, तो कोविड उसी दिन उसी वक्त खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके स्प्रेड का एक ही ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी इसका वे है स्प्रेड होने का। ऑब्वियसली कुछ केसेस में अभी आया है कि फीकल इसकी ट्रांसमिशन भी हो सकती है, बट मोस्टली इसकी यही है। तो चेन ऑफ इन्फेक्ट जो चेन ऑफ है इसकी बेसिकली इन्फेक्शन की, उसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर वैक्सीन नहीं भी है, टाइमली जो बंदा जिसको सिम्टम्स आते हैं वो अगर आइसोलेट हो जाता है तो ये कोविड जो है खत्म हो सकता है। इसी तरह न्यूजीलैंड में हुआ है, इसी तरह दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है। तो ये जितना भी कोविड है अभी तक, अगर इसका कोई नया वेरिएंट नहीं आ जाता, तो यस, अगर वैक्सीन सब लोगों को लगती है या जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो टाइमली आइसोलेट हो जाते हैं, तो ये खत्म हो सकता है। बट ऑब्वियसली इसके लिए बहुत बड़ी विल चाहिए हर सतह पे।
किसी भी खास, जैसे आप पोलियो को देख लें, पूरी दुनिया में खत्म हो गई है, बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी है। तो बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और फिर एक जो हमारे पास ट्रेवल बैन है, तो मेरे ख्याल से अगर न्यूजीलैंड ने भी रेडिकेट इसको कर लिया, तो जब ट्रेवल ओपन होगा और लोग आना जाना शुरू करेंगे, तो फिर से चांसेस हैं इन चीजों के, आपको नहीं लगता? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तमाम कंट्रीज में, जब मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट की जरूरत है, तो तमाम कंट्री जो ऑब्वियसली हम ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं, तो तमाम कंट्रीज अगर एक पॉलिसी अपनाएं और टाइमली बिल्कुल। उसको इम्प्लीमेंट करें, तभी हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी कोने में किसी एक गांव में भी एक केस पड़ा हुआ है, तो वो थ्रेट है कि फिर एक बार पेंडेमिक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया में खत्म हो जाए, कहीं एक जगह पे एक केस बैठा हुआ है तो वो पूरी बिल्कुल, दुनिया में फिर स्प्रेड कर सकता है। फिर से शुरू कर सकता है। डब्ल्यूएचओ का आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस पॉइंट पर आकर? ये जो हम वैक्सीनेशन के पॉइंट पर आ गए हैं, इस पॉइंट पे डब्ल्यूएचओ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, डब्ल्यूएचओ का रोल शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरू में जब पॉलिसीज बताई गई, पेंडेमिक इन्होंने उसको इशू कहा कि ये पेंडेमिक है, या उससे पहले भी अ, दुनिया पूरी जो है ना ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और स्पेशली इस तरह की डिजीज जो है वो ग्लोबल विलेज में फैलते हुए देर नहीं लगाती। तो इसमें एक इंटरनेशनल पॉलिसी की जरूरत है। ऑब्वियसली डब्ल्यूएचओ ने बहुत कोशिश की, बट पिछले कुछ अरसे में 5-6 महीने में आप सबने देखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ और डब्ल्यूएचओ के साथ जो इश्यूज रहे, उस वजह से हम एज ए ग्लोबल कम्युनिटी बहुत पीछे चले गए। बट अगर उसी वक्त एक ग्लोबल पॉलिसी बन जाती और उसको इम्प्लीमेंट टाइम पे कर देते, तो आई थिंक ये हो सकता था। अब भी ऑब्वियसली टाइम गुजरा नहीं है। अगर ग्लोबली हम तमाम देखें, ग्लोबली डब्ल्यूएचओ एक बॉडी है जो एडवाइस करती है, जो एसओपीज देती है, गाइडलाइंस देती है, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट्स का काम होता है। डब्ल्यूएचओ पाकिस्तान में आके कह सकती है कि ये गाइडलाइंस है, इस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, बट ऑन द ग्राउंड वो किस हद तक या किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, ये गवर्नमेंट्स का काम है। पोलियो को बहुत सपोर्ट किया डब्ल्यूएचओ ने, बट अगर किसी सोसाइटी में किसी ग्राउंड ऑन ग्राउंड जाके कोई बंदा किसी को वैक्सीन नहीं लगाता, वैक्सीन वेस्ट कर देता है और बच्चे को ऐसे ही निशान लगा देता है, तो उसमें डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर सकती। अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वैक्सीन को, और दरमियान में वो जो गाड़ी जो है ट्रांसपोर्ट वाली, उसका एसी या उसका जो फ्रीजर है वो बंद कर देता है पेट्रोल बचाने के लिए, तो डब्ल्यूएचओ इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगेन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस दे सकती है, ग्लोबल पॉलिसी दे सकती है, इंटरनेशनल प्रेशर के साथ थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर सकती है, बट अगेन इन द एंड गवर्नमेंट्स और जो लोग हैं उनका इस पे सिंसियर होना बहुत जरूरी है। जैसे पोलियो में गवर्नमेंट ने और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बहुत हम पे जोर दिया, हम पे बैन्स भी लगे, हर छोटा बड़ा पोलियो के कतरे पी के बाहर जाता है। बट अगेन जब तक ग्राउंड ऑन ग्राउंड पे लोगों की विल नहीं होगी, लोग सिंसियर नहीं होंगे, डब्ल्यूएचओ कुछ नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली, पॉइंट यही है कि हमारा अपना भी इसमें रोल है। सिर्फ डब्ल्यूएचओ आकर हमारी कंट्री में कुछ चेंज नहीं ला सकता है, हमने खुद ही करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो एक चल रही है सिचुएशन, जिस पर हमने ऑलरेडी बात की है कि लोग मान नहीं रहे हैं, डिनाइल में है, उन्हें लगता है खतरा हो जाएगा, कोई वैक्सीनेशन लगा के बुरे हालात में आ जाएंगे, या कोविड कुछ नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए व्हाट इज गवर्नमेंट प्लानिंग? हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, क्या करने वाली है, कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं? जरा कुछ बताएं इस बारे में। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं वो वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। ऑब्वियसली मोस्टली ये होता है कंट्रीज में, जब कोई हेड ऑफ द स्टेट लगाता है तो एक तो बहुत फिर अच्छा सब इमेज लगाते हैं। आता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इशू उसका आंसर ये था, इशू ये था कि जो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट आई है वैक्सीन, वो साइनोफार्म है और वो 60+ लोगों के लिए नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब दोनों 60+ है, तो प्राइम ऑब्वियसली मिनिस्टर उनको तो बड़े यंग नहीं है हमारे, वो 60+ के? नहीं मैडम, वो उसमें बहुत यंग लगते हैं, है नहीं। अच्छा, ओके। तो ऑब्वियसली उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लग सकती। अब जब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रही है 60+ वाली, तो उसमें कैंसेनो भी आएगी, एस्ट्राजेनेका भी वैक्सीन आएगी, तो उसमें इसको लगेगी। फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी थी, तो उसमें इन्होंने ये किया कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स सीनियर्स हैं हर हॉस्पिटल के, हर प्रोविंस के, उनको वैक्सीन पहले लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, तो इस्लामाबाद में वैक्सीन जो हमारे डीजी साहब हैं उनको लगी है, डीजी हेल्थ। जो इस्लामाबाद के डीएचओ साहब हैं उनको लगी है। मैं ऑब्वियसली सर्विलेंस को देख रहा हूँ, फोकल पर्सन मुझे लगी है, हमारे एडिशनल डीएचओ हैं उनको लगी है, और जितने भी हॉस्पिटल्स के मेन फोकल पर्सन हैं, पिम्स हॉस्पिटल के जो फोकल पर्सन है इन्फेक्शियस डिजीजेज वाले, उनको लगी है।
क्योंकि अभी के लिए ऑडियंस जो थी वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, तो वो अपने सीनियर्स को देखते हैं, वार्ड का प्रोफेसर, हॉस्पिटल का एमएस या सीईओ, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल का डीजी या डीएचओ। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ऑडियंस थे, तो इन तमाम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इन्होंने कम्युनिकेट भी किया है। नेक्स्ट फेज 60+ की आएगी, तो वी आर होपफुल कि इस फेज में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को भी लगाई जाएगी। कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम अपनाया गया, जो टेलीफोन्स, जो वॉइस का वो थी, कॉलर पीपल के थ्रू ट्यून, जो चल रहा है मुसलसल, हाँ जी। हाँ कॉलर ट्यून्स वाला बहुत अच्छा सिस्टम था, कि ऑब्वियसली हर किसी ने फोन करना है और उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। इससे अच्छा सिस्टम कम्युनिकेशन का बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, स्कूल्स में एजुकेट किया गया, टेलीविजन पे ऑब्वियसली आप लोग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं, हर वो मीन जो कम्युनिकेशन का बन सकता है, इसलिए बड़ा सूटेबल होता है, वो यूज किया गया है। नेक्स्ट फेज में ऑब्वियसली हमारे आई होप के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब को भी लगेगी, और पूरी दुनिया में मतलब जितने भी हमारे लोग हैं वो भी इसको देख के थोड़ा सा इनकरेज होंगे। हाँ जी, बिल्कुल मोटिवेशन होगी उन लोगों के लिए भी कि जब ये लगा रहे हैं तो हम भी लगा सकते हैं। और अगर बिल्कुल। एक चीज ये अपने ऊपर यूज करें तो डेफिनेटली वो खराब नहीं है, या वो कोई बहुत ही बैड क्वालिटी नहीं है जिस जो चीजें मशहूर है। अच्छा, एक बार फिर बता दें, फिर से ये क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट थ्रू वैक्सीनेशन दे विल बी इंजेक्टिंग अ चिप इन अस? हु विल नो बी, ये मैडम। नहीं पता अच्छा। कि कौन अच्छा। चिप डालना चाह रहा है हमें। जी जी, अच्छा, चिप की बात आई कहाँ से थी? चिप की बात आई थी फाइजर वैक्सीन से, राइट। कि बिल गेट्स जो है ना वो चिप डाल रहा है एंड देन ही विल हम्म। बी मॉनिटरिंग एवरीवन। पहली बात, फाइजर पाकिस्तान में नहीं आ रही, ठीक है। जहां से चिप का मेन प्रोपेगेंडा आया था वो वैक्सीन पाकिस्तान में आ ही नहीं रही। आएगी प्राइवेट सेक्टर में या कुछ मखसूस तादाद में, बट ज्यादातर नहीं आएगी। दूसरी बात, ये जितनी भी वैक्सीन है अगेन अगेन पाकिस्तान में इसकी कंप्लीट इसको चेक किया गया है, ट्रायल्स भी हुए हैं, यूएई में इसको चेक किया गया, टर्की में इसको चेक किया गया, इजिप्ट में इसको चेक किया गया, चाइना में चेक किया गया, इसमें ऐसा कोई चिप नहीं है। तो ये हम्म। चीज जो है ना जस्ट एक मिथ है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बिल गेट्स चिप लगा के करेंगे क्या? अगर वो फाइजर के थ्रू भी ये करे, मतलब ये इतना स्टूपिड ह्यूमर है। उनको सबके अंदर चिप लगा के क्या पता चलेगा कि हम क्या पका रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब क्या फायदा मिलने वाला उसको, स्पेशली पाकिस्तानी अवाम के साथ ये करके? मैम देखें, दैट्स व्हाट मिथ इज बेसिकली। या मिथ हमेशा मेक्स हमेशा नो मिथ जो सेंस। होता है, हाँ, हाँ। मिथ की कोई सेंस नहीं होती। मिथ एक मिथ ही होता है, और वो जस्ट एक प्रोपेगेंडा होता है, प्रोपेगेंडे के तौर पे यूज हो रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली कह दें कि ईरान वालों ने जो वो स्टेटमेंट दी है, ये भी एक मिथ है, कि कोई इसका लिंक नहीं है। इसी तरह चिप है, इसका भी कोई लिंक नहीं है। मिथ हमेशा ऐसे ही काम करते हैं, इसकी कोई सेंस नहीं होती। बिल्कुल कोई सेंस नहीं होती है। और बहुत वैलिड पॉइंट है, आयशा अहमद कह रही है कि एंड व्हाट अबाउट बीइंग फॉलोड थ्रू फोन्स, पीपल आर नॉट वरीड अबाउट दैट। डेफिनेटली ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू और हमारे फोन्स के थ्रू सबको गूगल को सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, फौरन हमारे स्क्रीन के ऊपर वो चीज आ जाती है कि हम तो ये लेने का सोच रहे हैं। तो ये इन चीजों के बारे में लोग नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात की जाएगी तो उसमें हमारे अंदर चिप आ जाएगी, या हमारे हमें कोई नुकसान हो जाएगा। फाइन, ठीक मैडम है। देखें, एक उसमें ऑब्वियसली देखें, वैक्सीन एक नई चीज है। जब भी कोई चेंज आती है, चाहे वो एक्टिविटी से रिलेटेड हो या कोई भी इस तरह की चीज नई आती है, तो उस ऑब्वियसली एक नई चीज है, तो उसके बारे में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस भी होता है और लोग थोड़े से सस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पिशियस भी होते हैं उसके लिए। तो हम्म। ये उसमें फिर जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं उनको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है कि वो अपनी बात जो है वो उसको आगे फैला सके। हमारी कौम वैसे भी एक फेसबुक की पोस्ट पे 1 या 2 हज़ार लाइक्स लेने के लिए या कमेंट्स लेने के लिए कोई भी मिथ डाल देती है। कुछ भी, ये और बिल्कुल। बात है कि वो सिस्टम के लिए कितना नुकसानदेह होता है, और वो कई सालों तक, वो जैसे पोलियो है फॉर एग्जांपल, पूरे कई सालों तक वो चीज चलती रहती है। बट अगेन ये सारे मिथ हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है, हाउ लॉन्ग विल द एंटीबॉडीज लास्ट इन द बॉडी आफ्टर गेटिंग वन टाइम शॉट? एक बार वैक्सीनेशन करा लेंगे, कितने अरसे तक हम महफूज हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली देख रहा हूँ, ये कोई जोहा तैमूर है। देखिए, वन टाइम शॉट को पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। जितनी भी वैक्सीन हैं इनमें 2 शॉट्स लगेंगे, एक फर्स्ट डे को जिस दिन वो लगाएंगे, दूसरा थर्ड वीक में, 2 शॉट्स लगेंगे। इसकी जो इफेक्टिविटी है मैंने पहले बताया, 80% और 84% है टूवर्ड माइल्ड सिम्टम्स, और 100% है टूवर्ड सिवियर सिम्टम्स। अब कितने अरसे के लिए है? कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने के लिए है, और कुछ लोग कहते हैं उससे ज्यादा भी है। अगेन न्यू वैक्सीन है, इस पे अभी बहुत सारा लिटरेचर आना है, जैसे ही मजीद लिटरेचर आएगा हम बताएंगे। बट
अभी तक जितने भी ट्रायल्स चले हैं 6 महीने उसको गुजर चुके हैं, तो अभी तक वो तमाम लोग इम्यून ही हैं, तो दैट्स मीन मिनिमम 6 मंथ तो है ही है। एग्जैक्टली कितना है वो जितना भी लिटरेचर साथ साथ आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे। अगेन न्यू चीज है, इट विल टेक टाइम। Okay, another question by Nimra Khalid. She's asking how effective is the first vaccination dose without getting the second one, or will it be like flu vaccine, need to get a shot on every year? अच्छा देखें, अगेन यही बात मैंने पहले की, फर्स्ट डोज लगाने के बाद मैं एक डॉक्यूमेंट भी इसके साथ शेयर कर दूंगा इसके कमेंट्स के एंड में जब ये खत्म होगा। फर्स्ट शॉट के बाद फॉर एग्जांपल एस्ट्राजेनेका की बात करें तो 90% प्लस को जो है वो इफेक्टिव थी फॉर दैट 3 वीक्स, और उसके बाद फिर जो है सेकेंड डोज लगाई गई ट्रायल्स में, तो ओवरऑल 62 से 90% उसकी इफेक्टिविटी आई। अगेन इसका टाइम पीरियड अभी 6 महीने जितने गुजरे हैं, 6 महीने तक ये इफेक्टिव है। 80% और 84% टुवर्ड माइल्ड टू मॉडरेट, और सिवियर के लिए 100%। एग्जैक्ट टाइम ये 6 मंथ से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ज्यादा कब तक होगा, ऑब्वियसली वैक्सीन चलेगी तो उसके साथ साथ पता चलेगा। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे ऑब्वियसली फिर उसी तरह से इसकी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी फायदा होगा, और बाकी जितने स्प्रेडर हैं वो कम होंगे। तो ये टाइम के साथ ऑब्वियसली इस पर लिटरेचर आएगा मुझे। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये वैक्सीन करवा रहे हैं, वो फेज कितने टाइम का, उसके बाद जो आपने बताया 60 प्लस का, वो कब तक स्टार्ट हो रहा है, जरा प्लीज उसके बारे में बताएं, टाइम लाइन। अच्छा देखिए, जो फर्स्ट फेज है वो सेकेंड फेब से स्टार्ट हो चुका है और अभी तक भी चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। 5 लाख तो रजिस्टर नहीं हुए, बहुत कम हुए। इसीलिए अब हमने वो जो पोर्टल है 2 दिन के लिए मजीद खोल दिया। 2 दिन आई मीन कल से खुला है और मंडे मॉर्निंग तक है, तो उसमें मजीद हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे उतना ये आगे जाएगा। जो सेकंड फेज है वो 1 मार्च से हम सोच रहे हैं, या इस फेब के आखिरी वीक में वो स्टार्ट हो सकता है। हरगिज इस बात का ये मतलब नहीं है कि जब 60 प्लस को लगना शुरू हो जाएगी तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगना बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों को भी साथ लग रही होगी, सेकंड फेज वालों को भी लग रही होगी, और उसके साथ जिन्होंने सेकंड डोज लगानी है वो लोग भी साथ साथ आ रहे होंगे। ऑब्वियसली जिसको 21 दिन हो चुके हैं तो वो सेकंड डोज के लिए आ रहे होंगे। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई पहली डोज वो लोग भी आ रहे होंगे और 60 प्लस लोग भी आ रहे होंगे। सो वी आर थिंकिंग कि 1 मार्च के बाद अच्छा खासा रश पड़ सकता है जो वैक्सीन काउंटर्स हैं, तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं कि मजीद काउंटर्स बढ़ाए जाएं। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सेकंड फेज जो है वो होपफुली 1 मार्च से फंक्शनल होगा। ठीक है, और जो वो फेज है जो हमारे 30 टू 60 वाला जो फेज है, वो फिर कब शुरू होगा? मैडम 30 टू 60 वाला फेज नहीं है, मैंने कहा था 60 प्लस वाला फेज सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट फेजेस एक तरतीब से आएंगे। होपफुली वी आर थिंकिंग कि 50 टू 60 नेक्स्ट फेज आएगा, फिर 40 टू 50 आएगा, फिर 32 और देन ओके, 18 प्लस आएगा। अब इसमें ठीक है। ये हो सकता है कि रिस्पांस देखा जाएगा पब्लिक का, और फिर उस लिहाज से हम सजेस्ट करेंगे कि किन लोगों को पहले लगनी चाहिए। आइडिया ये था कि जो ज्यादा वल्नरेबल है, जो ज्यादा एक्सपोज है, उन लोगों को पहले वैक्सीन लगे, इसीलिए पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी, फिर वल्नरेबल 60 प्लस लोग जो है उनको ऑब्वियसली वो ज्यादा एट रिस्क है तो उनको लगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट फेजेस में ये आहिस्ता आहिस्ता फेजेस नीचे आएंगी, तो इट विल टेक टाइम। ये हमें माइंड में रखना चाहिए, कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं वैक्सीनेशन में, शायद उससे भी ज्यादा लग सकता है। ये भी हो सकता है कि इस फेज के बाद जो हम 60 प्लस कर रहे हैं लोग उतनी स्पीड से ना आ रहे हो, तो हो सकता है कि 30 प्लस तमाम लोगों को ओपन कर दिया जाए, या 18 प्लस कर दिया जाए, या 50 प्लस कर दिया जाए। अगेन ये रिस्पांस जैसे भी लोगों का देखा जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल, एंड होपफुली हमारे लोग इस चीज को समझें और वैक्सीनेशन की तरफ आए। अच्छा जी, आप मुझे अब वैक्सीनेशन के बारे में हमने काफी बात कर ली है, डिनायलिज्म को खत्म करना हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? लाइक इन आवर ओन फैमिलीज, हमारी अपनी फैमिली में लोग अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या उनको ये लगता है कि हम डॉक्टर्स हैं शायद इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता है वेस्टर्न एजेंडा क्या है, ठीक है, तो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको समझाने के लिए बताएं क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई कंफ्लिक्ट आता है तो उसके लिए सबसे अहम चीज ये होती है कि टू बी इन देयर शू, सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो ये रेजिस्टेंस उन या रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, पीछे बेसिक लॉजिक क्या है। तो हमेशा या तो नॉलेज की कमी होती है, या जो इशू होता है, हेल्थ इशू है या जो भी है, उसकी जो सिविरिटी है
उसकी जो नॉलेज बेसिकली भी किस हद तक ये इशू हो सकता है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या वैक्सीन की कितनी बेनिफिट है। तो इन सारी चीजों को पहले देखना चाहिए। अब एक जो बंदा घर में बैठे हैं, बाबा जी बैठे हुए हैं, जो एक्सपोजर जिनका बहुत कम है बाहर की दुनिया से, उनको बाज़ वो ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, वैक्सीन नॉर्मल फ्लू है और ये ठीक हो जाएगा, वैक्सीन की जरूरत नहीं है। एक वो अंकल जी हैं जो शायद जॉब करते हैं या नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं या जो बाहर जो लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा शामिल हो रहे होते हैं, तो वो मिथ्स की तरफ ज्यादा सोच रहे होंगे कि जी चिप आ रही है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसी तरह कुछ लोग जो कुछ मखसूस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो कर रहे हैं या मखसूस लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास मिथ्स उस तरह के होंगे, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और ये तमाम चीजें कि भी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान की या मुसलमानों की खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज देखना जरूरी है कि बेसिक मिथ के पीछे रीजन क्या है। हेल्थ कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे हमारे लोग जो है हेल्थ मैनेजमेंट से हैं, तो सबसे पहले उस चीज को आप जो है पिन पॉइंट करें। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे सीनियर्स ने लगाई है आप उनको दिखा सकते हैं कि भी इन्होंने लगाई है, ये ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, सबसे पहले उनको आप बताएं कि भी सऊदी अरब में ये लग रही है और मुत्तहिदा अरब अमारात में लग रही है। हम बीइंग अ मुस्लिम मोस्टली इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को ज्यादा आइडियलाइज करते हैं। जो बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ वाले लोग हैं वो इनको ज्यादा आइडियलाइज करते हैं। तो आप उनकी एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई वहां पे लग रही है, उन्होंने कंप्लीट इसको चेक किया है। तो वो हमारे मुस्लिम बरादरान, जैसे टर्की है, टर्की को हम लोग बहुत आइडियलाइज करते हैं पाकिस्तानियों ने कुछ पिछले काफी अरसे से, स्पेशली जब से ये ड्रामे आना शुरू हुए हैं। तो आप उनकी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिथ चिप की होती है। तो चिप में आप अगर सिंपली बहस खत्म करना चाह रहे हैं तो ये कह दें कि चिप की बात हुई थी फाइजर के लिए और फाइजर पाकिस्तान में नहीं आ रही और पाकिस्तान में जो ये वैक्सीन आ रही हैं, तो बात खत्म। बट अगर उसमें भी कोई मजीद आगे जाता है तो उसमें ये भी आप बात कर सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो बिल गेट्स और बाकी तमाम लोगों को लग रही है, बाइडन ने लगवाई है, ओबामा ने लगवाई है। तो अगर उनके अंदर चिप चली गई है और उनको कोई इशू नहीं है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। या उन्होंने लगवा लिया तो इट्स मीन उसमें कोई चिप नहीं है। और ये सबसे बात ऑब्वियसली हम ये भी बता सकते हैं कि हमने खुद इसको चेक किया है। पाकिस्तान में ये वैक्सीन सारी टेस्टिंग में गुजरी है, प्राइवेट और पब्लिक तमाम ने इसको चेक किया है, तो उसमें उनकी सारा लिटरेचर पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चंस हम लास्ट के लिए, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट डन विद द टाइम। अच्छा, क्वेश्चन है जी, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19? देखें, जब से भी कोविड आया है मेन फोकस जो था वो वैक्सीन पे था। ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट ऐसा हम जैसे कहें कि फॉर एग्जांपल से फीवर है तो पैराडॉल ले लिए तो ठीक हो गया, टाइफाइड है तो इंजेक्शन लगवा लिए, सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह लगवा लिए तो ठीक हो गया। प्रॉपर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसकी कोविड की अभी तक नहीं है। हमने जितने भी इंजेक्शंस लगवाए, एंटीवायरल लगवाए, वो तमाम चीजें असिस्ट कर रही होती हैं टूवर्ड अगेंस्ट जो भी उसकी साइड इफेक्ट्स चल रही होते हैं, इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज चल रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं, पैलिएटिव होते हैं। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहें तो वो कोविड की अभी तक नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कोई कोविड की नहीं है। इसमें एहतियातें हैं, वैक्सीनेशन है। दो चीजें हैं जो हमें बचा सकती हैं। अगर कोविड हो जाता है तो एंटीवायरल ये जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, वट एवर जो भी है, इनके इफेक्ट हर पर्सन टू पर्सन चेंज है। कुछ में ये बहुत इफेक्टिव है, कुछ में ये इफेक्टिव नहीं है, बट ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट शॉट के बाद जो है वो हम लोगों ने ये चीज सुनी है बहुत ज्यादा कि फर्स्ट के बाद कम सिम्टम्स, सॉरी कम एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, और सेकंड शॉट के बाद ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं लोगों में। ठीक है, तो अरे ये ये बात सिम्टम आपने पाकिस्तान में सुनी है? नहीं, पाकिस्तान के नहीं सुने, यूएई के सुने कि वहां पर फर्स्ट के शॉट के बाद जो है वो बहुत हल्के फुल्के एडवर्स इफेक्ट्स थे, लेकिन सेकंड के बाद एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ज्यादा थे। तो ये बात कहाँ तक सही है? देखें, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, साइनोफार्म की बात कर रहा हूँ। बेसिकली यूएई में साइनोफार्म यूज हो रही है। तो साइनोफार्म एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। तो पहली चीज अगर हम ये कह देते हैं कि वो वायरस कोविड फैला देगा या कोविड इन्फेक्ट कर देगा, तो ये तो नहीं है। जब भी वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है। मेमोरी सेल्स उसको
उसकी ऑब्वियसली उसको माइंड में रख लेते हैं, मेमोरी सेल्स उसको याद कर लेते हैं, टी सेल्स हमारे हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम जब वो वैक्सीन आएगी या वायरस आएगा तो ऑब्वियसली पहले से कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग रिस्पांस आएगा, बॉडी ज्यादा जल्दी एंटीबॉडीज बनाएगी, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगी। क्यों? ऑलरेडी उनके मेमोरी सेल्स ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज ए थ्रेट। तो सेकंड टाइम ऑब्वियसली उसका, देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, फीवर है या जितनी भी चीजें हैं, ये बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर हो जाता है, तो फीवर बेसिकली टेम्परेचर चेंज, मेटाबॉलिक चेंजेस जो आ रही होती हैं ये उसकी वजह से होता है। तो इसी तरह एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा हो, वो इसी वजह से कि वो ऑलरेडी पहले एक बार वायरस हो चुका है, तो फिर री इन्फेक्शन हो रहा है, तो बॉडी रिस्पॉन्स थोड़ा सा पहले की निस्बत ज्यादा होगा। बट अगर पहले से ज्यादा होगा तो उसकी एंटीबॉडीज भी उतनी ज्यादा बनेगी, और नेक्स्ट टाइम अगर एक्चुअल इन्फेक्शन आता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी भी उसी लिहाज से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में क्योंकि सेकेंड फेब से ये स्टार्ट हुई है, तो 21 दिन होने में अभी भी 2 दिन रहते हैं, तो सेकेंड फेब को जो इन्फेक्शन उसके डिपार्टमेंट के इन्फेक्शियस डिजीजेस के हेड थे पिम्स के, उनको लगी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उनको भी जो सेकेंड डोज लगनी है वो परसों लगनी है। तो पाकिस्तान में सेकेंड डोज लगनी है, बट अगेन एडवर्स इफेक्ट इसके पूरी दुनिया में कोई बहुत ज्यादा सिवियर नहीं है। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिवियर अगर चले जाए तो उसमें डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकती है, या हल्की फुल्की पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, हार्ट रेट थोड़ा तेज हो सकता है, बट दैट टू फॉर वेरी थोड़ा सा टाइम के लिए, आप देख लें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उससे ज्यादा सिवियर इलनेस एटलीस्ट साइनोफार्म में तो नहीं आई। फाइजर के एडवर्स इफेक्ट आए हैं यूरोप में और अमेरिका में, फाइजर के साइड इफेक्ट्स बहुत सारी जगहों पे आए हैं, बट जो हमारे पाकिस्तान में लग रही हैं अभी वैक्सीन या आनी है, इनके कोई खास एडवर्स इफेक्ट सिवियर नहीं है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है माय चाइल्ड हैज G6PD डेफिशिएंसी, इज इट सेफ फॉर हिम? एज कितनी है? अगेन मैंने पहले कहा 18 प्लस, जो 18 प्लस के लिए वैक्सीन है, 18 से नीचे वालों के लिए नहीं है। जितने भी इस तरह की कंडीशन देखें, जो कंट्रा इंडिकेशंस में ये नहीं आता। कंट्रा इंडिकेशंस में प्रॉपर जो है कैंसर है, एस्थमेटिक है, एज इज प्रेग्नेंट लेडीज है। 21, शी हैज जस्ट हाँ कमेंटेड एज इज 21। हाँ, वो लगवा सकते हैं प्रोवाइडेड उसकी बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स किस लिहाज से हैं, बाकी क्लिनिकली वो किस हद तक वो स्टेबल है या नहीं है, तो उसका जो जनरल फिजिशियन है उससे इसमें रब्ता करना पड़ेगा। अगेन देखें, जितनी भी हम इंडिकेशंस देते हैं ये एक जनरलाइज सी होती हैं। एक बंदा जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं है, अपेरेंटली हो सकता है कि उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत सारी उसके साथ और एसोसिएटेड हों, जो कि बाद में जाके कोविड के वैक्सीन के अगेंस्ट उसका एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आ सकता है। तो ये जितनी भी इंडिकेशन होती है जनरलाइज होती हैं, बट इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं तो उसके लिए वो ये रिकमेंड किया जाता है कि जनरल फिजिशियन जो उस पेशेंट का है वो रिकमेंड करे कि इसका बाकी ये क्लिनिकली स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो वो लगवा सकता है। बट ऑब्वियसली इस केस में ये एक जस्ट स्टेटमेंट है, बट इसको कंप्लीट इसकी क्लिनिकल वो देखनी पड़ेगी। अगर उसका फिजिशियन उसको रिकमेंड करता है तो वो लगवा सकता है, प्रॉपर कंट्राइंडिकेशन में ये नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नीड्स टू गेट वैक्सीनेटेड फॉर हर्ड इम्यूनिटी? अभी आपने इस पे बात भी की अगेन थी, जरा जल्दी से बता दें। जी, अगेन 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 हर्ड इम्यूनिटी एक साथ नहीं आती। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसकी इम्यूनिटी अभी कहते हैं 6 महीने से ज्यादा है एक वैक्सीन की, और तमाम पॉपुलेशन या चाहे 50% पॉपुलेशन 11 करोड़ की अगर मैं कहता हूँ, उनको लगाने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी का हम तभी सोच सकते हैं जब 80-90% लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हों, तो उसके लिए हमें कम से कम 4-5 साल चाहिए। ठीक है, और एक वैक्सीन अभी तक 6 मंथ प्लस की इम्यूनिटी देती है। इट्स मीन के 1 साल बाद तो हो सकता है कि उसको बाद में ये लिटरेचर है कि 1 साल बाद फिर वैक्सीन कराना पड़े, वैक्सीनेट होना पड़े। तो हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट द सोल्यूशन हेयर। यहाँ पे सोल्यूशन दो चीजें हैं, एक प्रिकॉशंस है और दूसरी है कि आप वैक्सीनेट करवाएं। हर कोई अलग अलग। जहां तक बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें अभी तो 60 प्लस के लिए है तो हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल कोई 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये किया है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने अलाउ किया है कि वो वैक्सीन इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रोवेंशियल जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो इन चीजों को देख रही हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में ये वैक्सीन आए, तो उसके बाद ये तमाम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसकी जो प्राइस है उसको भी ऑब्वियसली रेगुलेट किया जाएगा, और बहुत ही मखसूस हेल्थ फैसिलिटीज में ये जो है ये अलाउ किया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आ जाएगी तो उसके बाद भी लोग ये लगवा सकते हैं, आसानी हो प्राइवेट जाएगी सेक्टर में सारी थोड़ा। आएंगी।
हाँ, फिर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट के फेजेस का, एंड देन एनीवन हु वांट्स टू हैव इट जा सकता है और लगवा सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोविड के टेस्ट स्टार्ट में सिर्फ गवर्नमेंट करी थी, एंड देन किट्स वर अवेलेबल एट other hospitals and laboratories also. Okay, so we will conclude our webinar here. बहुत अच्छा रहा डॉक्टर सुभान, थैंक यू सो मच। आपने बहुत हमें इंफॉर्मेशन दी और बहुत ही बेसिक लेवल पर वो क्वेश्चंस जो हम सबके दिमागों में थे वो आपने बड़े अच्छे से क्लियर किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और डॉक्टर आयशा भी कहेंगे थैंक यू फॉर इन डेप्थ सेशन। आई होप दिस क्राइसिस एंड सून एंड गेट रिड ऑफ द नेजल स्वैब्स डेफिनेटली इंशाल्लाह सून। ओके डॉक्टर सुभान, सी यू सम अदर टाइम। थोड़े से बाद फिर से हम एक सेशन रखेंगे और देखेंगे कि उस वक्त क्या सिनेरियो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। जी ऑब्वियसली बहुत शुक्रिया। इसमें मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं किया वो nims.nadra.gov.pk की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। शायद कुछ घंटे रह गए हैं, 12 से 13 घंटे रह गए हैं रजिस्ट्रेशन में। अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये उनका राइट है कि वो वैक्सीनेट हो सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे है। उसके बाद जितने 60 प्लस हैं वो तमाम लोग अपने CNSE 1166 पे सेंड करें और वैक्सीनेशन करवाएं। हर्ड इम्यूनिटी या इन चीजों पे ना जाएं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। खुद सेफ हो। एक एक बंदे की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। कहने को लोग कह सकते हैं कि 12,000 लोगों की डेथ हुई है, 14,000 की हुई है, बट जिस घर में एक बंदे की भी डेथ हुई है उसके लिए कोविड पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अहम और बड़ी एक हकीकत है। तो उसके लिए खुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, खुद को रजिस्टर करवाएं, एहतियातें करें और वैक्सीन लगवाएं। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, अगर आप प्लीज वो लिंक दे दें यहीं पर इसी कमेंट बॉक्स में, अभी दे दें, मैं इससे पहले कि इसको एंड करूं। मुझे वो लेके देखना पड़ेगा कहाँ पे है। अच्छा, देखना पड़ेगा मैं तो आप बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, फेसबुक पर ये हमारा जो सेशन है उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो एवरीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट लिंक, आप लोग इस कमेंट बॉक्स को थोड़ी देर में आकर चेक करें। डॉक्टर सुभान लगारी वहां पर लिंक देंगे और उधर से प्लीज अपने आप को रजिस्टर करें। और जैसे उन्होंने कहा वैक्सीनेट होना इम्पोर्टेंट है, every life is important. So thank you so much, Dr. Subhan, and thank you everyone who has watched this webinar, asked questions and took interest in it. और वो जो खामोशी से देख रहे थे उनके लिए भी thank you so much. Inshallah, see you soon with another amazing topic and another intellectual guest speaker with us. Thank you, Dr. Subhan. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you.